क्लास 11th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, बदलती हुई संस्कृति के बारे में पढ़ा था, उसमें यूरोप की सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसी का जो अगला टॉपिक है, जो अगला चैप्टर है हमारा, वो है संस्कृतियों का टकराव। इसमें हम अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के, पेरू, एज़ेटा एक्सेट्रा की चीज़ें के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे संस्कृतियों के बारे में, बहुत सारे स्टेट मतलब बहुत सारे देश के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मतलब कि ओवरऑल ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि इस चैप्टर का ही नाम है संस्कृतियों का टकराव। इससे साफ-साफ पता चलता है कि आप बहुत सारे संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे या फिर आप किसी देश के पर्टिकुलर किसी देश की संस्कृति को लेकर दूसरे देश की संस्कृतियों का आप कंपैरिज़न भी कर सकते हैं और आप इसका व्याख्या भी कर सकते हैं। इस अध्याय में 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपवासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्षों के कुछ पहलू पर विचार करेंगे। इस अवधि में जो यूरोपवासी थे, उनके जो कुछ लोग हुआ करते थे, जैसे कोलंबस हो गया, वास्को डी गामा हो गया, एटसेट्रा। उन्होंने एक अज्ञात महासागर का अभियान किया, जिससे वो चाहते थे कि वो ऐसी जगह की तलाश करें या ऐसे देश की तलाश करें, जहाँ पर सोने, चांदी और मसाले हमको मिल सके। क्योंकि अगर विदेशी जगहों पे देखोगे तो वहाँ पे मसाले हमारे भारत से जाते हैं, सूती कपड़े भी हमारे भारत से ही जाते हैं। अनेक प्रकार की चीज़ें भी, खाद्य मेल भी हमारे भारत से ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती रहती है। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया। जैसे कि अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि कोलंबस और वास्को डी गामा जो कि 1492 और 1498 में एक अज्ञात महासागर को पार करके एक महाद्वीप की खोज में निकले थे, जहाँ पर उन्हें मसाले प्राप्त हो सके, कुछ कपड़े मिल सके, मतलब कि ओवरऑल जो उनके देश में ना मिलती हो वो चीज़ उनको मिल सके। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया था। कोलंबस 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुँचे, उन्हें इंडीज़ कहा जाने लगा। क्योंकि कोलंबस जा रहे थे इंडिया को ढूंढने के लिए, भारत को ढूंढने के लिए, लेकिन वो महासागर के एक टी पॉइंट पर अटक गए और टी पॉइंट से क्रॉस होके वो अमेरिका चले गए। जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा रेड रेड दिख रहे हैं, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही गोरे हैं और कुछ ज़्यादा ही उनका कलर रेड टाइप का हो रहा है। तो उन्होंने सबको बोल दिया कि ये रेड इंडियन है, ये इंडिया तो है लेकिन रेड इंडियन है। और वहाँ की जो संस्कृति थी वो इंडिया से बिल्कुल अलग थी। वहाँ के वेशभूषा, कपड़े, पहनावा, आम बोलचाल सब कुछ इंडिया से बिल्कुल ज़्यादा विपरीत थी। तो उनको लगा, लेकिन उनका ये जो ज्ञात किया गया था, जो भी उनका ढूँढना था, ये विफल हो गया। तो वही दोबारा वास्को डी गामा 1498 में अ, एक महाद्वीप की तलाश में, जो कि हमारा भारत है, उसकी तलाश में निकलते हैं 1498 में। पुर्तगाल के हैं वास्को डी गामा, वो टी पॉइंट पर सही से सही क्रॉस करते हैं और वो सीधा जाते हैं भारत के कालीकोटा में, ठीक है? वहाँ पे जाते हैं केरल में और वहाँ पर जो उनके राजा होते हैं, वो वास्को डी गामा का एक भव्य स्वागत करते हैं, उनको मान-सम्मान देते हैं और अपने मसालों का भी स्वाद उन्हें चखाते हैं। लीजिए, ये है हमारा भारत। बाद में हुई खोजों से पता चलता है कि नई दुनिया के इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग संस्कृति के लोग थे और वे जहाँ रहते थे वे एशिया का हिस्सा नहीं था, क्योंकि भारत एशिया के टच में आता है और अमेरिका एशिया से बिल्कुल हटकर देश है। उस समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। एक और कैरिबियन क्षेत्र तथा ब्राज़ील में छोटे निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, ठीक है? दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्था थी। मेक्सिको और मध्य अमेरिका के एज़टेक के ये और माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय के समान यहाँ भव्य वास्तुकलाएं थीं। इसका मतलब हम पढ़ेंगे पहले आरावाक के लोग के बारे में, फिर मेक्सिको के बारे में, फिर एज़टेक के लोगों के बारे में और माया और पेरू लिंका के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा आपसे माया के बारे में पूछा जाता है, माया समुदाय के बारे में, और एज़टेक भी बहुत पूछा गया है और आरावाक भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। हमारा जो पहला ही टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील के जन समुदाय। हम कैरिबियन द्वीप समूह में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ेंगे। कैरिबियन के जो द्वीप समूह में लोग रहते थे उनको आरावाकी लुकाए कहा जाता था या उनके समुदाय का ये नाम हुआ करता था।
अरावाकी लुकाय समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूह, जिसे बाहामा कहा जाता है, वहाँ पर रहते थे और एक बड़े से एटिलीज में भी रहते थे। कैरिब नाम के एक खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एंटिलीज प्रदेश से खदेड़ दिया। एक कैरिब नाम का खूंखार कबीला था जो कि उन्हें वहाँ पर रहने नहीं दिया और वहाँ से उनको खदेड़ के भगा दिया। इनके विपरीत अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत करके आपस में भाई भाई करके सारी चीज़ों को निपटारा करना समझते थे और उनको पसंद भी आता था कि अगर बोलचाल से या बातचीत से कोई मैटर सॉर्ट आउट होता है तो हम हाथापाई पे क्यों आए। वह कुशल नौका निर्माता थे क्योंकि वो नाव चालक थे। वे पेड़ के खोखले तनों से अपनी डोंगियां बनाते थे, ठीक है, और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। मतलब कि मौज मौज जीते थे, आराम से खाना पीना, लड़ाई झगड़ा नहीं, अच्छे से रहना, लोगों से प्रेम भावना की बातें करना, ये सब उनको पसंद था। वह खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में वह मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल पदार्थों को उगाया करते थे। आरावाक संस्कृति के लोगों का मुख्य संस्कृत मूल्यधार ये था कि वह सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो। कोई भी घर का सदस्य, समुदाय का सदस्य भूखा ना रहे। वह अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। मतलब कि वहाँ का जो कबीला होता था उसमें सबसे सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग होता था उसको वो पूजनीय मानते थे। उनमें बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित थी और वह जीववादी थे। जीववादी मतलब वो पशुओं को पालते थे, पशुओं को भगवान के समान पूजते थे। जैसे हमारे भी भारत में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। आरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे पर यूरोप वासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे, क्योंकि सोना जो होता है आमतौर पर येलो कलर का होता है, उसमें ज़्यादा चमक नहीं होती है। जितना मनके हो गए, बहुमूल्य पत्थर हो गए, उन सब में बहुत चमक होती है, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। तो जो आरावाक के लोग होते थे ना, उनको वही सब पसंद आता था सोने से ज़्यादा। और जो यूरोपवासी थे उनको सोने की कीमत पता थी कि आगे चलकर या इस समय भी सोने की क्या कीमत है। कोई भी इंसान सोना पाएगा तो आज के ज़माने में देखो सोना कितना ज़्यादा हाई फाई रेट में जाया जा रहा है। सोना खरीदना लाइक डायमंड खरीदना इतना महंगा हो चुका है। अरावाक लोग सोने तो पहनते थे, सोने के गहने पहनते थे, लेकिन उनको ज़्यादा से ज़्यादा मनके पसंद थे जो रंग बिरंगे कलरफुल होते थे, डिज़ाइनिंग होते थे, वो ज़्यादा पसंद थे। पर यूरोपवासियों की तरह सोने की महत्वता उनको नहीं पता थी। उन्हें अगर कोई यूरोपवासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता तो वो खुश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज़्यादा सुंदर और प्रिय लगता था और अनमोल भी लगता था। और आमतौर पर ज़ाहिर सी बात है कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और एक सीमित सा कलर होता है ना, वो थोड़ा कम अच्छा लगता है, बट उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, जस्ट लाइक सोना। और उस टाइम के जो अरावाक के लोग थे जो सोने को महत्व नहीं देते थे और मनके को ज़्यादा प्रिय समझते थे। अरावाकों का व्यवहार बहुत ज़्यादा उदारपूर्ण होता था। मतलब कि बहुत ज़्यादा दिलदार दिलदार लोग हुआ करते थे, बहुत खुश मिजाज के लोग होते थे। वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों के साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई या फिर वो कहने लगे ज़बरदस्ती, नहीं नहीं, हमें हमें सोना चाहिए, तुम हमारे साथ खुदाई करवाओ या हमें सोना ढूंढने में मदद करवाओ, तो उन्होंने जो अरावाक के लोग थे उन्होंने उनका विरोध किया कि तुम हम पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम अपनी इच्छा अनुसार जो करेंगे करना चाहेंगे, क्योंकि हम तो वैसे भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है बिना किसी चीज़ को लिए, तो आप हमसे ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, परंतु उन्हें उनका विनाशकारी परिणाम भुगतना पड़ा। अब ये तो प्राचीन सी बात है, उन्होंने कैस किस प्रकार से मना किया, किस प्रकार से नहीं किया। अब वो उनके बदले में जो स्पेन के लोग थे उन्होंने अरावाक के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ी की होगी या फिर उनको चोट पहुँचाने की कोशिश की होगी, जिससे कारण जो अरावाक के लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा बुरे परिणाम भुगतने पड़े। इसमें एक वर्ड आता है तुम्पीनावा। कहे जाने वाले लोग तोम्पिनामा कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर और ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए एक गांव में रहते थे। वे खेती के लिए उन जंगलों का सफाया नहीं कर सके, क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ बनाने के लिए उनके पास कोई भी लोहा नहीं था। और याद रखना, जो ब्राज़ील का नाम भी एक ब्राज़ील के पेड़ के नाम पर ही पड़ा है। लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाती थी, जिससे उनका खाना पीना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भोजन
चल जाता था। उन्हें खेती पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। जो यूरोपवासी उनसे मिले वे उनकी खुशहाल आज़ादी को देखकर उनसे जलने लगे थे। जो भी यूरोपवासी में तो पुर्तगाली भी आते हैं, स्पेन भी आते हैं, जो उनकी खुशहाल ज़िंदगी को देख के जलने लगे थे, ईर्ष्या करने लगे थे, क्योंकि वहाँ ना कोई राजा था जो उन पे हक जता सके, ना सेना थी, ना ही कोई चर्च था, और ना ही कोई उनकी ज़िंदगी को नियंत्रित करने वाला कोई और बंदा। आमतौर पर ये मान के चलो कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा, तुम्पी नामा के जो लोग हुआ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुद। एज़टेक जन समुदाय। एज़टेक लोग 12वीं शताब्दी में उत्तर से अमेरिका आकर मैक्सिको की घाटी में बस गए थे। इस घाटी का यह नाम उनके मैक्सिली नामक देवता के नाम पर पड़ा था। उन्होंने अनेक जनजातियों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उन प्रजाति लोगों से नजराना वसूल किया। अब एज़टेक लोगों की कुछ विशेषताएं पाई जाती है, वो सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर भी देखा जाता है। यदि हम सामाजिक तौर पर देखें या सामाजिक विशेषताओं को देखें तो एज़टेक समाज जो था वो श्रेणीबद्ध था। वहाँ पे अभिजात वर्ग, उच्च कुलों के लोग, पुरोहित तथा प्रतिष्ठित लोग शामिल थे। अभिजातों की संख्या बहुत कम थी। वहाँ पे अभिजातों की संख्या बहुत कम थी। वे सरकार तथा सेना में ऊंचे पद पर मौजूद थे। अभिजात लोग अपने से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे तथा वे राजा को पृथ्वी पर सूर्य के देवता के प्रतिनिधि समझते थे। सैनिक, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। व्यापारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्हें सरकारी राजदूतों तथा गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। इसके अलावा प्रतिभाशाली शिल्पियों और चिकित्सकों और अध्यापकों को भी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को गुलामों के रूप में बेच देते थे, लेकिन यह बिक्री आमतौर पर कुछ ही समय के लिए ही की जाती थी और गुलाम अपनी आज़ादी से फिर से खरीद के वापस अपनी ज़िंदगी को बिता सकते थे। आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं में निम्नलिखित चीज़ें पाई जाती हैं। जो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है वो है एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयाँ बुनकर में और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर मैक्सिको की झील में कृत्रिम दिव्य बनाए। इन्हें चिनाम्पा कहते हैं। चिनाम्पा की पूरी डेफिनेशन है। इन अत्यंत उपजाऊ द्वीपों में नहरें बनाई गई जिन पर 1325 में एज़टेक राजधानी टेनोक्टिलान का निर्माण किया गया। एज़टेक शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, अतः उनके सर्वाधिक भव्य मंदिर भी ज़्यादातर युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित थे। थर्ड पॉइंट है, साम्राज्य ग्रामीण जीवन पर आधारित था। वहाँ पर सब कुछ ग्रामीण तौर पर किया जाता था। लोग मक्का, फलियों, कुम्हाड़ा, कद्दू और आलू अन्य फसलें उगाते थे। भूमि का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति को ना होकर पूरे कुल के पास होता था कि एक भूमि पर सबका हक होता है, वहाँ पे कोई भी फसल उगा सकता है। कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य भी सबके अंडर करवाया जाता था। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है शिक्षा के प्रति एज़टेक लोगों की क्या नीतियाँ थी। शिक्षा के प्रति एज़टेक लोग बहुत ही सजग थे। वो पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी थे और काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई को वो इम्पोर्टेंस देते थे। वे इस बात को पूरा ध्यान रखते थे कि वे उनके सभी बच्चे स्कूल ज़रूर जाएं। कुलीन वर्ग के बच्चे काल में काख में भर्ती किए जाते थे। याद रखना, काल में काख में भर्ती किए जाते थे। यहाँ उन्हें सैनिक अधिकारी तथा धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था तथा बाकी सारे बच्चे प्रताश के तेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें इतिहास, धर्म, इतिसीवी गीतों आदि की शिक्षा दी जाती थी। लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, कृषि और व्यापार करना सिखाया जाता था और लड़कियों को घरेलू काम जो कि बुनाई करना, कढ़ाई करना, सिलाई करना, ये सब सिखाया जाता था। यह है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।